जैसे बातें ओसने वे हमनी वर्णन करीला सा एकरा हमनी रियलिस्टिक पेंटिंग बोलीला सा। सब कोई के नमस्ते। हुनरबाज कार्यक्रम में आप सब लोगन के शानदार स्वागत बाते। आज एग्जैक्टली हमनी लावेनिया में है सा और एगो ऐसन हुनरबाज के घर में है सा जे ओकर भीतर के जो हुनरबाज बाते अपन आप में बहुत ही नायाब बाते। उ एगो उर्दू एजुकेटर है दोनों पर उ चित्रकला के प्रति बहुत दिलचस्पी दिखावा था और ओकर भीतर जो कला बाते उ कूट कूट कर भरल बा। त चला आज ओकर रियलिस्टिक पेंटिंग देखब सा, ओकर संगे बात करब सा और साथ ही साथ ओकर काम निहारब सा। त चला जा। जी हाँ बिल्कुल, हुनरबाज कार्यक्रम ई बखत देखा था वजह भोजपुरी चैनल पर अभी के संगे और आज हमनी के जिन मुख्य मेहमान बाते उ चित्रकला के प्रति अपन भीतर के जिन हुनर बाते जिन कला बाते ओकर प्रदर्शन करे के उ एकदम तैयार है। आज ओकर संगे आज हमनी पतियाब सा और ओकर काम देखब सा। सबसे पहले आदाब नशरीन बानो। आदाब अभी। नशरीन हमनी के ई बतावा कि नशरीन बानो के है? नसरीन बानो, मैं नसरीन बानो हूँ। मैं एक उर्दू एजुकेटर हूँ, उर्दू पढ़ाती हूँ, साथ ही साथ एक आर्टिस्ट भी हूँ और पेंटिंग करती हूँ। अब नशरीन हमने के ई बतावा कि आप कहाँ पर अपन उर्दू के जो पढ़ाई बातें जो तालीम बातें आप हासिल कर ले हवा और एकर बारे में जो यात्रा बातें एकर बारे में सब वजह बोले। जी, मैं दरअसल हमेशा से आर्ट के टीचर बनना चाहती थी, लेकिन चूँकि मेरे जो पापा है, मेरे अब्बू जो हैं वो उर्दू टीचर रहे थे प्राइमरी स्कूल में। उनका हमेशा से ये ख्वाब था कि मैं भी उनकी तरह उर्दू टीचर बनूं। तो जैसे ही मैंने HSC कंप्लीट किया, मुझे स्कॉलरशिप मिला वहाँ अलीगढ़ जाने के लिए। वहाँ मैंने उर्दू की तालीम की, लेकिन साथ ही साथ जैसे मैं बचपन से ही मुझे आर्ट बहुत पसंद था और मैं आर्टिस्ट बनना चाहती थी। तो मुझे वहाँ पर एक ऐसा सुनहरा मौका मिला जिसकी वजह से आज मैं आर्टिस्ट भी हूँ। जब मैं वहाँ पहुँची तो उन लोगों ने मुझे ये मौका दिया कि मैं उर्दू के साथ फाइन आर्ट्स भी की तालीम करूँ। तो मैंने दोनों साथ साथ की, उर्दू भी और फाइन आर्ट्स। इसीलिए आज मैं उर्दू एजुकेटर की तरह अपॉइंटेड हूँ और स्कूल के बाद मैं पेंटिंग करती हूँ। नशरीन अब हमने के ई बतावा कि आप विजुअल आर्ट माने चित्रकला के प्रति कब से है जो दिलचस्पी बातें शुरू होल बातें और काहे? चूँकि ये मैं समझती हूँ आर्टिस्ट जो है वो इस कला के साथ जन्म लेता है। जो भी आर्टिस्ट होते हैं, चाहे वो म्यूज़िशियन हो या गायक हो या फिर पेंटर हो, कुछ भी हो, वो इस कला के साथ वो पैदा होती हैं। तो आप कितना भी उसको रोक सके, किसी तरह ये उभर ही जाता है। तो मैंने भी जब शुरू किया था, काम शुरू किया था, तो मैं सिर्फ उर्दू टीचर थी। तो 15 साल मैंने बिल्कुल भी पेंटिंग नहीं की थी, मैं सिर्फ पढ़ाती थी स्कूल में। फिर 15 साल के बाद मुझे एक ट्रांसफ़र मिला और मैं दूसरे स्कूल पहुंची। वहाँ पर मेरी मुलाकात एक बहुत ही मशहूर आर्टिस्ट से हुई जो एक ज़माने में मेरी क्लासमेट रही थी स्कूल में, कॉलेज में। तो मैं हमेशा कहती हूँ वही मेरी गुरु है, क्योंकि 15 साल के बाद अगर मैंने ब्रश फिर से पकड़ा है तो वो सिर्फ उसकी वजह से। उसका नाम है दीपा बहादुर।
जैसे ही हमारी मुलाकात हुई तो उसने मुझसे कहा, तो स्कूल में कॉलेज में तुम बहुत अच्छी तरह आर्ट करती, तो आज क्यों पेंट नहीं करती हो? तो मैंने उससे कहा, अभी मैं उर्दू एजुकेटर की तरह अपॉइंटेड हूँ, तो अब मैं आर्टिस्ट नहीं रही। तो वो थी जिसने मुझे मेरे दिमाग में ये बात बिठाई कि नहीं, जो आर्टिस्ट होती हैं वो बचपन वो इस आर्ट से वो पैदा होती हैं आर्टिस्ट, और वो ज़िंदगी भर आर्टिस्ट रहते हैं। तो उसने कहा, अगर तुम चाहती हो तो मैं अभी तुम्हें इनिशिएट करूँगी दोबारा। तो फिर मैंने सोचा 15 साल के बाद मैं कर पाऊँगी या नहीं, क्योंकि अब मेरे अंदर वो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि 15 साल बहुत है। फिर भी मैंने हिम्मत की और उसने मेरी बहुत मदद की, मुझे दोबारा कुछ टेक्निक्स सिखाई और धीरे धीरे मैंने पेंटिंग शुरू की। उसने मुझे कुछ एसोसिएशन में मेंबर की तरह इंट्रोड्यूस किया। मैंने फिर एक पहला जो एसोसिएशन है वो ACA एसोसिएशन है, जिसका प्रेसिडेंट देव चौहान है, बहुत ही नामवर आर्टिस्ट हैं। तो उन लोगों के साथ फिर मैंने लाइव पेंटिंग शुरू की। अक्सर वो एग्ज़िबिशन ऑर्गेनाइज़ करती हैं, तो मैं भी पार्टिसिपेट करती हूँ उनके साथ। इस तरह धीरे धीरे मैं भी आर्टिस्ट बन गई और लोग मुझे पहचानने लगे, मैं मीडिया में आने लगी, तो मुझे एक एनकरेजमेंट सा मिली। और उसके बाद में इसी तरह आज तक, जैसे ही मैंने ब्रश पकड़ी है 2013 में, तो आज तक मैंने छोड़ा नहीं है। अब चित्रकला के कौन कौन प्रकार बातें एकर बारे में तनिसन सकबजा बोले, और एग्जैक्टली पर्टिकुलरली कौन प्रकार की चित्रकला आप जस्ती करेला? जिस तरह मैं कह रही हूँ, मैंने शुरू किया एक एसोसिएशन को ज्वाइन किया, एशिया एसोसिएशन। तो जिस तरह वो लोग हमें थीम देते थे कि किसी चीज़ पर जैसे इंडिपेंडेंस डे है या मॉरिशस के बारे में कुछ पेंटिंग करना है, तो इस तरह मैं करती रही 1-2 पेंटिंग, और वो पेंटिंग्स एग्ज़िबिशन में जाती, गैलरी में एग्ज़िबिट होती। कभी कभार कोई गेस्ट आ जाते हैं, उसको पसंद करते हैं, तो उसको ख़रीद कर अपने घर ले जाते हैं। और मेरे ऐसे 6 पेंटिंग्स हैं जो मिनिस्ट्री और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के मेंबर्स ने ख़रीद कर PM को दिया है, प्राइम मिनिस्टर। तो मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि मेरी 6 पेंटिंग्स प्राइम मिनिस्टर के पास हैं। फिर धीरे धीरे मैं एग्ज़िबिट करती रही। जब फिर मेरी मुलाकात मिस्टर बगला से हुई। मिस्टर बगला एक ऑथर है, वो हिस्टोरियन भी है, जो हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज़ पर वो किताबें लिखती हैं। तो एक बार उन्होंने मुझे अप्रोच किया और बताया कि मैं इस तरह की किताबें लिखता हूँ, अगर तुम चाहो तो मेरे कवर्स जो है बुक कवर मेरे लिए कर सकती हो। यानी मैं पेंटिंग्स करती हूँ, जो भी वो कहता है मैं उसकी पेंटिंग करती हूँ। उसके बाद वो पेंटिंग की तस्वीर जो है उसको अपने बुक पर पब्लिश करते हैं। तो जैसे ही वो किताबें मशहूर होती हैं, तो ऑथर के साथ साथ मैं आर्टिस्ट भी मशहूर होती गई, और मुझे इस तरह के पेंटिंग्स करने में मैं जैसे फ़र्क कर पाती हूँ। पहले जो पेंटिंग्स करती थी गैलरीज़ में एग्ज़िबिट होती थी, उसके बाद वो बिक जाती हैं, किसी के घर चले जाते हैं, फिर मैं दोबारा उस पेंटिंग को नहीं देख पाती हूँ। और ना सिर्फ मैं, जैसे पब्लिक होती है या कोई भी दूसरे इंसान होते हैं, उस पेंटिंग को दोबारा नहीं देख पाएगी, क्योंकि वो ओनर के पास चली जाती हैं। लेकिन फिर मुझे ये एहसास हुआ कि जो पेंटिंग्स मैं बुक्स के लिए करती हूँ, वो तो हर जनरेशन के लिए रह जाती हैं। इसलिए मुझे वो ज़्यादा पसंद है कि जो काम मैं करती हूँ वो हमेशा के लिए रह जाता है एक बुक में। जैसे कल में आप तो जानते ही हैं, आर्टिस्ट जो हैं जब तक ज़िंदा रहते हैं उनकी कोई अहमियत नहीं होती है। जब वो नहीं रहती हैं तब लोग उनके कामों को सराहते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि जो काम मैं किताबों के लिए करती हूँ वो हमारे लिए दूसरी जो जनरेशन आने वाले हैं, मैं कर रहूँ या ना रहूँ, मेरे काम जो है हमेशा बुक्स में रहती है। मुझे इस तरह के काम करना पसंद है अभी। मेरी मुलाकात मिस्टर बगला से हुई। मिस्टर बगला एक ऑथर है, वो ऐसे हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज़ के बारे में लिखते हैं
मैंने बहुत सारे किताबों की कवर्स की हैं जिनका असर है मिस्टर असद बगला। मिस्टर असद बगला ऐसे पर्सनालिटीज़ के बारे में लिखते हैं जिनको वो फॉरगटन हीरोज़ कहते हैं। दरअसल जिस तरह आप देखते हैं यहाँ पर डॉक्टर हसन जी जुमाई हैं, उन्होंने 19th सेंचुरी की शुरुआत में ऐसे स्कूलों को इंट्रोड्यूस किया है जो रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं। पहली बार मॉरिशस में इस तरह के स्कूल उन्होंने बनाए हैं वो गरीब बच्चों के लिए। तो उनके स्टोरी को, उनके बायोग्राफी को लिखते वक्त वो सब डिटेल्स मिस्टर असद बगला ने अपनी किताब में लिखी हैं। तो मैंने उनके पोर्ट्रेट बनाए हैं। जिस तरह आप पोर्ट्रेट देखते हैं, सब पोर्ट्रेट जो मैं बनाती हूँ मुझे ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स दिए जाते हैं और उसको मैं जब पोर्ट्रेट्स बनाती हूँ उसको मैं कलर्स में फिर कैनवास पर पेंट करती हूँ। मिस्टर असद बगला ने एक और किताब लिखी थी, वो है इमाम गासी सुब्दा, जो 18th सेंचुरी में मॉरिशस में थे और वो हमारे मॉरिशस के पहले इमाम रहे हैं। तो उनके बायोग्राफी उन्होंने लिखा है और मुझे उसके इमाम गासी सुब्दा के पेंटिंग के पोर्ट्रेट करने पड़े। इमाम गासी सुब्दा के एक ही तस्वीर है इंटरनेट पर, वो भी पेंसिल से बना हुआ और ब्लैक एंड वाइट में। उसको भी मैंने फिर दोबारा रिप्रोड्यूस किया है कैनवास पे और कलर्स में। इसी एसोसिएशन से जुड़ल जोन गतिविधि बातें बन जोन एक्टिविटी बातें एक बारे में सकबजा बोले और खासकर जोन आर्ट एग्जीबिशन बातें एक बारे में जस्ती जानकारी सकबजा देवे। तो इस एसोसिएशन में बहुत से मशहूर आर्टिस्ट हैं, जैसे देव चौरामन ही वो प्रेसिडेंट हैं। उसके बाद दीपा बहादुर हैं जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया एसोसिएशन से। उसके बाद रावी बिकारी हैं, निशाल प्रभु हैं। इस तरह बहुत से फेमस आर्टिस्ट हैं। तो हम क्या करते हैं, हर साल मिलते हैं तो एक या दो एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज़ करते हैं। जैसे अब अप्रैल में हम 15 अप्रैल को हर साल हम वर्ल्ड आर्ट डे मनाते हैं। तो इस मौके पर हम सब एक दो पेंटिंग्स करते हैं और एक एग्जीबिशन, ग्रुप एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो इस तरह के और एक्टिविटीज़ करते हैं। जैसे एक दो बार हम मिलते हैं साल के दौरान, कहीं मिलते हैं तो एक नेचर में या कोई भी पब्लिक प्लेस में कोई लाइव पेंटिंग करते हैं। और ये क्यों करते हैं, ताकि दूसरे लोग जो हैं, पब्लिक ख़ास करके, हमें देखने का मौका उनको मिलता है। क्योंकि यहाँ पर मॉरिशस में जितने पेंटिंग्स हम गैलरीज़ में एग्जिबिट करते हैं, बहुत लोगों को जाने या देखने का मौका नहीं मिलता है। इसलिए हम सोचते हैं, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर देव चौरामन, उनका मानना है कि हमें आर्ट जो है सिर्फ गैलरी तक लिमिटेड नहीं रखना चाहिए, बल्कि आर्ट को पब्लिक की तरफ ले जाना चाहिए। यानी हम खुद आर्टिस्ट अपने काम ले जाते हैं, उनके सामने पेंट करते हैं, तो वो लोग आते हैं, विज़िट करते हैं, हमें पेंट करने देखते हैं, आते हैं। तो उनको फिर एहसास होता है कि आर्टिस्ट का काम क्या होता है, पेंटिंग क्या होता है, किस तरह हम पेंट करते हैं। अब नशरीन, हमने की ये बतावा कि चित्रकला और चित्रकार से जुड़ल कौन कौन प्रकार के चैलेंजेस माने की चुनौती बातें और कैसे आप एगो चित्रकार के होइला पर इस सब के सामना करेला। मेरे लिए ये जो है चैलेंजेस नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ कि आर्ट जो है एक मैजिकल वर्ल्ड है। तो मैंने कभी आर्ट को या पेंटिंग को एक स्ट्रेस की तरह नहीं ली है। मेरे लिए ये एक थेरेपी है। तो जैसे मुझे कुछ पेंटिंग करनी है या मेरी कोई डेडलाइन होती है, तो मैं उसको स्ट्रेस के बजाय उसको एंजॉय करती हूँ। जैसे बहुत से लोग मेडिटेशन करते हैं, तो मुझे अपना मेडिटेशन जो है वो पेंटिंग में मिलता है। जैसे मैं शादीशुदा हूँ, मेरी एक 18 साल की बेटी है,
तो दिन के दौरान मैं काम करती हूँ, आफ्टरनून में मैं उसको देखती हूँ, ट्यूशन लेते आती हूँ, उसको वापस ले आती हूँ। तो मुझे मेरा पूरा दिन जो है फैमिली संभालना और काम करने में वो स्पेंड करती हूँ। फिर उसके बाद रात को मैं ये अपना वक्त, ये जो पेंटिंग होता है ये मैं अपने लिए रखती हूँ। तो रात के वक्त जब सब लोग सो जाते हैं, हर जगह सब तो फिर मैं पेंटिंग करनी शुरू करती हूँ। तो फिर मैं एक दूसरे दुनिया में जैसे चली जाती हूँ। Me time. हाँ, मी टाइम मैं एब्सॉर्ब हो जाती हूँ। कभी कभी 10 बजे अगर मैं पेंटिंग करती हूँ तो शुरू करती हूँ, तो पेंटिंग करते करते मुझे एहसास ही नहीं होता है कब 3 बज जाते हैं सुबह को। मैं इस कदर अब्सॉर्ब हो जाती हूँ। और कभी कभी मुझे ऐसा भी होता है जैसे मेरे इर्द गिर्द कोई होता है जो मुझे गाइड कर रही है, इंस्पिरेशन दे रही है। तो बहुत अक्सर ऐसा होता है कि पेंटिंग करते वक्त जैसे पेंटिंग गिर जाती है या पानी गिर जाते हैं। शुरू में मुझे जैसे कुछ गुस्सा सा आता है कि अब ये ख़राब हो गए हैं। फिर मुझे एहसास हुआ कि ये नहीं, ख़राब नहीं होता है, ये होना ज़रूरी था। क्योंकि जब मिस्टेक करती हूँ अब मुझे उसको करेक्ट करना पड़ता है। करेक्ट करने के बाद मैं देखती हूँ जो इफ़ेक्ट मुझे मिलता है, मुझे शायद अगर ये मिस्टेक नहीं होता तो मुझे ये इफ़ेक्ट नहीं मिलता। तो अक्सर ये होता है कि मेरी पेंटिंग एक दूसरी डायमेंशन में चला जाता है जो मैंने प्लान ही नहीं किया। तो पेंटिंग करते करते मैं ना थकती हूँ ना उसको स्ट्रेस की तरह लेती हूँ। मैं अपने सारे स्ट्रेस या कोई भी प्रॉब्लम होता है इमोशनल, को समटाइम्स ये होता है ना, हम इंसान है, कभी कभी कुछ चीज़ हमें अफेक्ट करती है। तो जब मैं पेंटिंग करती हूँ तो मैं ये सब भूल जाती हूँ। मैं एक दूसरे दुनिया में चली जाती हूँ कि मुझे कोई भी अफेक्ट नहीं करता है। उसके बाद 3 बजे के बाद जब मैं पेंटिंग करते करते ड्रेन हो जाती हूँ तो मैं सब छोड़कर इसी तरह बस सोने चली जाती हूँ, आराम करती हूँ। सुबह को जब मैं आँखें खोलती हूँ तो मैं कहती हूँ मैं कल रात क्या कर रही थी। मैं फ़ौरन भाग कर देखने जाती हूँ तो मुझे खुद हैरानी होती है कि ये काम मैंने किया है या किसी और ने किया है, जैसे वाकई कोई मैजिक हुआ है। इसलिए ये मुझे नहीं लगता है कि मेरे कोई चैलेंजेस होती हैं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हम गाइड, कोई है पावर जो है जो हमें गाइड करती है। मुझे लगता है ये सिर्फ आर्ट या पेंटर के लिए नहीं होते हैं, जो भी गाने कंपोज करते हैं या फिर जो म्यूज़िशियन होते हैं, मुझे लगता है कि उनको भी ये इंस्पिरेशन इसी तरह मिलता है, कोई उनको गाइड करता है। ये वाकई मैजिकल वर्ल्ड है। ये है एक दूसरे बहुत अहम पर्सनालिटी, मौलाना अब्दुल्ला राशिद नवाब, जिनकी बायोग्राफ़ी मिस्टर असद बगला ने लिखी है। तो उसके भी कवर मुझे करने का मौका मिला। आप जैसे देख सकते हैं मौलाना की पिक्चर है और पीछे जो बैकग्राउंड में हमने किया है वो ऑथर के मुताबिक मैंने किया है। उन्होंने कहा था कि वो एक बहुत ही नामवर स्कॉलर थे, इसलिए हमें बैकग्राउंड में कुछ ऐसी किताबें करनी पड़ेगी, पेंट करनी पड़ेगी ताकि वो उसके जो पर्सनालिटी है रिफ्लेक्ट करें। तो ये जो आप लाइब्रेरी देख रहे हैं ये कोई भी लाइब्रेरी नहीं है, ये जुम्मा मस्जिद की लाइब्रेरी है जो हमने वहाँ जाकर खुद पिक्चर्स ली है और उसको बैकग्राउंड में इंसर्ट किया है, क्योंकि उनका कनेक्शन जुम्मा मस्जिद से भी रहे हैं। और जो आप आर्क देख रहे हैं ये हैदराबाद के एक बहुत मशहूर मॉस्क की आर्क है, जहाँ पर उन्होंने अपने करियर शुरू किया था। तो उसको भी मैंने इंसर्ट किया है। सब जो आप देखते हैं डिटेल्स इसमें है, सब का कोई ना कोई सिंबॉलिक मीनिंग है, इसलिए हमने उसको बैकग्राउंड में इंसर्ट किए हैं। अब नशरीन हमने के ई बतावा कि आपकी ड्राइविंग फोर्स के है आर का है। इस तरह मेरे साथ अक्सर हुआ है, जैसे मुझे 10 पेंटिंग सबमिट करनी होती है तो कभी कभी डेडलाइन करीब आ जाती है तो फिर मैं स्ट्रेस में आ जाती हूँ, क्योंकि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैंने ली है और मुझे किसी डेट पर ये 10 पेंटिंग सबमिट करनी है, क्योंकि एग्ज़िबिशन का वक्त करीब आ रहा है। तो इस दौरान मुझे अपनी फैमिली से बहुत मदद मिलती है।
जैसे मेरे हस्बैंड हैं, मेरी बेटी है, वो मेरे दूसरे काम जो है दूसरे कामों में मदद करती हैं ताकि मैं अपने पेंटिंग्स में ज़्यादा कंसंट्रेट कर सकूं। और मैं आपको एक बात बताऊंगी, शायद दूसरी औरतों के लिए भी ये एक मैसेज होगी। दरअसल जब मेरी शादी हुई तो मैं सब करने की कोशिश करती थी। जैसे काम करती हूँ, बच्ची को संभालती थी, उसके बाद घर संभालती थी। उस वक्त मैं पेंट नहीं करती थी। जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई, अब मैं 40 साल की हो गई, तो मेरे अंदर एक थॉट आया कि अब मैंने अपनी 40 साल जो है फैमिली, काम, घर पर जैसे स्पेंड कर लिया है, अब मुझे अपने लिए भी कुछ करना चाहिए। तो फिर मैंने बैठकर डिसीजन ली कि मेरे पास 4 या 5 ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो मैं सब कुछ नहीं कर पाऊँगी। एक को मुझे जॉब करना है, तभी मैं सबको खुशी से या कोई भी किसी भी प्रॉब्लम के साथ जो है उसको आराम से कर सकूँगी। एक को जॉब करना है मुझे। तो एक है काम करना, जैसे दिन में कॉलेज में उर्दू पढ़ाना, उसको मैं छोड़ नहीं पाऊँगी क्योंकि ये मेरी करियर है। उसके बाद मेरी बेटी है जो मैं ज़्यादा वक्त देती हूँ, तो उससे भी मैं इसको भी मैं पीछे नहीं छोड़ पाऊँगी। एक है पेंटिंग। अब मैंने सोचा कि जो पेंटिंग होती है ये एक ब्लेसिंग की तरह है जो हर किसी को नहीं मिलता है। जब मुझे मौका मिल रहा है इतने पेंटिंग्स करने के लिए, एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो उसको भी मैं नहीं छोड़ूंगी। तो फिर बच जाता है घर के कामकाज या खाना बनाना। फिर मैंने उसको डिलीगेट किया। मेरे एक कज़िन है जो मेरी बेटी को बचपन से उसको देखती है, 18 साल से मेरे यहाँ आती रहती है, उसको देखती है। तो मैंने उसको प्रपोज़ किया कि क्या तुम मेरे जैसे घर के कामकाज या किचन को संभाल पाओगे? उसने कहा हाँ। तब मैंने उसको ये सब काम उस पर छोड़ डाली, क्योंकि ये सब नहीं कर पाऊँगी। मुझे एक को छोड़ना चाहिए। जैसे मैं कह रही हूँ, काम नहीं छोड़ पाऊँगी, बेटी को नहीं छोड़ पाऊँगी, पेंटिंग को भी अब उसको सराहना है तो उसको कंटिन्यू करना है। तो बीच में मैंने एक काम जो है घर का काम, उसको क्योंकि मैं पहले भी कर चुकी हूँ। 15 साल में मैंने अपने घर के सब बराबर से ख्याल रखा, खाना बनाया। फिर एक वक्त आता है ज़िंदगी में तो हमें कोई डिसीजन लेना चाहिए। हमें किसी चीज़ को जो ज़्यादा है उसको छोड़कर अपने प्रायोरिटी देखना चाहिए कि कौन सी चीज़ है जो हमें खुश रखती है, खुश करती है, तो उसको चूज़ करते हैं। मेरे लिए तो पेंटिंग है। अब दूसरों के लिए शायद घर संभालना खुशी की बात है, दूसरों के लिए शायद स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना या म्यूज़िक में अपना वक्त देना। तो मेरे लिए पेंटिंग 40 साल के बाद, जब मैं 40 साल की हुई, मुझे लगा कि पेंटिंग मेरे लिए प्रायोरिटी है। तो बीच में मैंने घर का काम छोड़ दिया और पेंटिंग और उर्दू पढ़ाना, बेटी और घर संभालना और उसके बाद पेंटिंग करना मेरे लिए ये प्रायोरिटी है। अब नशरीन, आपकी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन जेकरा हमने प्रेरणा स्रोत बोलीला सा के हा? मुझे मैंने पेंटिंग शुरू की थी तो मुझे मालूम नहीं था कि ये जो कला है मेरे ग्रैंडफादर के अंदर थी।
तो मेरे पापा ने मुझे कभी नहीं बताया, क्योंकि हम अपने दादा जान को नहीं जानते हैं। मेरे पापा खुद बहुत छोटे थे जब उनके पापा जो हैं गुज़र गए थे। तो एक बार मेरी इंटरव्यू में फिर मुझसे ये पूछा गया कि मेरे अंदर ये कला कहाँ से आया। तो मैंने पापा से कहा ये मुझे हमें कैसे आया, क्योंकि हम 7 भाई बहन हैं, तो मेरे अंदर ही क्यों है। तब मेरे पापा को ये राज जो है फाश करना पड़ा। उन्होंने कहा कि दरअसल तुम्हारे दादा जान को ये था। तो उस वक्त लोग एजुकेटेड नहीं थे, उनके पास मटेरियल्स नहीं थे। तो वो क्या करते थे, दादा जो है जब भी वो कोई बाबर जो है हेयर ड्रेसर के पास बैठते थे, वो इंतज़ार करते थे अपने बारी के। तो वो क्या करते थे, एक कॉटन जो होते हैं वो पेपर या कुछ भी और चौकोर लेकर बैठे बैठे लोगों की वो पोर्ट्रेट बनाते थे। वो बग़ैर कोई एजुकेशन या मटेरियल्स या कुछ, उनके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था, जो आर्टिस्ट पैदा होते हैं वो ज़िंदगी भर आर्टिस्ट रहते हैं। आप जहाँ भी रहेंगे, आपके जो भी एजुकेशन हो या जो भी आपके पास मटेरियल्स हो या ना हो, लेकिन अगर आपके अंदर वो आर्टिस्ट जो है, तो वो आप कुछ भी करके ये कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करते हैं। तो फिर मेरे पापा ने ये कहा, तो मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी बात है, अगर उनके पास है तो मुझे ये ब्लेसिंग मिला है उन सब बच्चों में, मेरे लिगेसी के रूप में मुझे ये मिला है, तो मुझे ये हमेशा रखना चाहिए और उसको हमेशा प्रमोट करूँगी। अब जितना जन दर्शकगण ई वक्त हाई कार्यक्रम देखा था वंजा वो लोग के कौन संदेश दिवा नसरीन? मैं उन लोगों को ये बताना चाहूँगी कि हर किसी के अंदर कोई ना कोई कला होता है। मुझे भी ये एहसास हुआ था पहले कि मैं एक उर्दू टीचर हूँ, अब मैं पेंट नहीं कर पाऊँगी। फिर जब मैंने पेंटिंग शुरू किया तो मुझे लगा कि ये जो ब्लेसिंग होते हैं ये मरती नहीं है, वो हमेशा रहते हैं हमारे अंदर। तो मैं दूसरों को यही एडवाइस दूँगी कि आप जाइए, अपने आप से पूछिए, देखिए आपके अंदर कौन सी ऐसी बात है जिसकी तरफ आपकी दिलचस्पी हो, तो उसको प्रमोट करें, उसको ज़िंदा रखें। नसरीन, आज बहुत कुछ सीखे के मौका मिलल बाते आपके संगे जुन जुड़ल बाते चित्रकला और कैसे आप अपन काम बहुत ही निमटे से करेला और आपके जो टाइम मैनेजमेंट बाते, कैसे आपके ड्राइविंग फोर्स बाते और कैसे आप एक उर्दू एजुकेटर के होला पर भी चित्रकला के प्रति आपके जुन भीतर के जुन हुनर बातें अपन आप में बहुत ही नायाब बातें। एकर मैं बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मौका मिलल बातें है सब सीखे के। बहुत धन्यवाद। अभी मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम हुनरबाज में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। मुझे अपने पेंटिंग्स के बारे में कुछ अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका मिला। मैं इसके लिए आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। जी हाँ, बिल्कुल। आज बहुत कुछ सीखे के मौका मिलल बातें। बहुत बहुत शुक्रिया नसरीन। और रियलिस्टिक पेंटिंग के बारे में भी बहुत कुछ सीखे के मौका मिलल बातें। तो हुनरबाज कार्यक्रम ई वक्त हैजा समाप्त हुआ था। ध्यान देवे के खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। अभी उदय के बगल से सब कोई के नमस्ते।